हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। इस बार का टॉपिक डायबिटीज और रमज़ान। हम सब जानते हैं रमज़ान का महीना अभी पास में आने वाला है और बहुत सारे पेशेंट्स जो रमज़ान के उपवास रखते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक रमज़ान का टॉपिक लेके डिस्कस करें और कुछ सवालों के जवाब देने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ मेरे दो कलीग जो काफ़ी सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट है, दोनों दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर योगेश वर्गे का और डॉक्टर जुबेर खान सर का। तो पहला सवाल जुबेर सर आपसे ये है कि रमज़ान की फास्टिंग क्या है और किसने करना चाहिए? रमजान एक उर्दू महीने का पवित्र महीना है जिसमें सारे मुस्लिम्स को जो है वो जो एडल्ट मुस्लिम है जो फिट है उनको रोजे रखने की कंपल्शन दी हुई है। तो जो भी मुस्लिम एडल्ट है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो और वो फिट है तो उन्हें कंपलसरी है कि वो पूरे महीने के रोजे रखें। ये पूरा मंथ चलता है जनरली 29 या 30 डेज और उसमें मॉर्निंग सुबह से सूरज निकलने से रात के शाम तक के कुछ खाना या पीना नहीं रहता है। तो ये रमजान मंथ है और पूरा महीना जो है फास्ट कंपल्सरी। तो कोई तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिसमें भाई नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, जहाँ पर ये वर्ष दी हुई है कि रमजान में सब मुस्लिम्स को जो है रोजा कंपलसरी है, उसी में नेक्स्ट आयत जो दी है वर्ष दिया है कि ऐसे लोग जो या तो ट्रैवलिंग में है या तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है या तो जो लोग बीमार है तो उन लोगों को रोजा ना रखने की छूट दी गई है। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फास्टिंग। ओके, मैंने इसका मतलब है कि अगर आप बीमार है और प्रेग्नेंट है या ट्रैवलिंग में है तो रोजा रखना कंपल्शन नहीं हो जाता। ठीक। तो योगेश सर, अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई जैसे ऐसा कोई रिस्क स्कोर है या हम जिसको बोल सकते कि भाई ये हाई रिस्क है इसने तो रखना ही नहीं, ये लो रिस्क है जी। तो हमको ये बताइए कि कौन से पेशेंट्स ने रखना नहीं चाहिए, वो उसके लिए रिस्की हो जाएगा। जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज़ इतनी अपने इंडिया में बढ़ चुकी है, जैसे एशिया में ही डायबिटीज़ का इतना पॉपुलेशन है तो इंडिया अभी तो एक नंबर पे डायबिटीज़ के पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो होते हैं जो फास्टिंग करते हैं इन दिनों में, उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करना चाहिए 1 महीने के पहले। ये इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ये फास्टिंग रखना अवॉइड करना चाहिए। उसकी एक हाई रिस्क कैटेगरी होती है जिसे डॉक्टर आपके क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं। उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है, करंट HbA1c चल रहा है, आपको कितने साल से डायबिटीज है, आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कितनी रिस्क है। तो हाई रिस्क कौन सी कैटेगरीज है ये आप हमको बताइए। हाई रिस्क कैटेगरीज में जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हैं जिनको कीटोएसिडोसिस की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है क्योंकि उनको मल्टीपल डोज ऑफ इंसुलिन चालू रहते हैं और जब फास्टिंग करते हैं तो उसमें इंसुलिन डोज अगर मिस होता है तो उनको कीटोन बढ़ने के और एसिडोसिस की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो पेशेंट इंसुलिन पे है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, उन्होंने अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल डोजेस ऑफ इंसुलिन जैसे हमें बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि बहुत ही ज़्यादा एल्डरली पेशेंट, उनको डायबिटीज के साथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बाकी चीजें चल रही है तो उन्होंने भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है कि जिनको बार बार शुगर लो होने का रिस्क है, मतलब थोड़ा सा भी डोज हम बढ़ाते हैं तो शुगर एकदम से लो हो जाता है। ओके। और उनको थोड़ी थोड़ी देर में खाना कंपलसरी रहता है। तो इस हिसाब से 12-13 घंटे खाली पेट या फास्टिंग रहना उनके लिए सीरियस हो सकता है। मतलब सिर्फ शुगर बढ़ना नहीं, शुगर कम होना भी रिस्क है जी फास्टिंग में। शुगर कम होना एक बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके। तीसरी मैं ये और इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहूंगा इसमें कि प्रेग्नेंट लेडीज डायबिटीज विद प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज, उनको भी काफी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं बेबी ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने भी एक कंटिन्यूस 12 आवर फास्टिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है। और सवाल, जैसे अभी आजकल जो नए ड्रग्स है जिसको SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि पानी बहुत पीजिए। जी। तो एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे ड्रग्स ले रहे हैं उन्होंने भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन का भी एक रिस्क होता है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन अभी हम अवॉइड कैसे करें। देखिए, जब हमें पता है कि डायबिटीज में अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है और आप अगर ऐसे हालत में रोजा रखते हैं तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ। सबसे पहले जैसा सर ने बताया कि आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और शुगर कम भी बहुत हो सकती है, और पानी की कमी होने का रिस्क है। जैसा आपने बताया कि कुछ मेडिसिन है या वैसा भी समर सीजन चल रहा है, धूप बहुत ज्यादा है और बहुत लंबा रोजा 14 आवर्स का है अपने इंडिया में, तो ऐसे कंडीशन में पानी की बहुत कमी होने का रिस्क रहता है। तो शुगर बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसके कारण पानी की कमी के कारण आपका जो ब्लड है गाढ़ा होकर जो है वो हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो ये रिस्क है हमें, अगर हमने अनकंट्रोल शुगर्स में अगर रोजा रख लिया है आपने बिना किसी डॉक्टर का सलाह लिए तो अब इन्हें हमें अवॉइड कैसा करना है। सबसे पहली बात तो आपके डॉक्टर्स आपको जो है ना, जो डॉक्टर योगेश सर ने बताया कि जो रिस्क फैक्टर देखेंगे कि आपकी शुगर कैसी है, आपको डायबिटीज कौन से प्रकार की है, आपकी मेडिसिन क्या है, तो ये सब चीज एसेस करके आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आप रोजे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत बार पेशेंट बोलता है कि मुझे रखना ही है और हम उसको समझाते हैं कि थोड़ा रिस्की है, तो लेकिन वो अब एक ये रहता है कि भाई मैं इतने सालों से रखते आ रहा हूँ, मैं अभी ना रखूं तो कैसा। तो ये डॉक्टर की सलाह इज इम्पोर्टेंट, एंड मैक्सिमम टाइम तो डॉक्टर सलाह देते ही है कि आप रखो, मैं खुद एडजस्ट कर देता हूँ। अराउंड 70 to 80% पेशेंट्स हमारे ऐसे रहते हैं जो डॉक्टर्स के मशवरे से इजीली जो है रोजा रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम आता है उन 10-20% पेशेंट्स का जिनको एक्चुअली नहीं रखना चाहिए और फिर भी वो बहुत जिद करते हैं कि हमें रखना है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें कुछ थोड़ा सा मेडिसिन में चेंज करके, जो आपका डॉक्टर ही करेगा, आपको खुद से नहीं करना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको शुगर बार बार चेक करनी है, ये सब जो आपको जो है रमजान प्री असेसमेंट जो रहता है वो आपका डॉक्टर करके आपको बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बार पेशेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर हम शुगर चेक कर सकते क्या। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रमजान के रोजे के टाइम में अगर हम ब्लड देंगे या ब्लड चेक करेंगे तो रोजा टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपको बिल्कुल छूट है कि आप रोजे के टाइम में आप कैपिलरी ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। हाँ। और इवन आप जो है ना वेनस वेन्स लैब में जाकर आप सैंपल भी दे सकते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए भाई, रोज या 2-4 दिन में, कैसा आप जैसे पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। तो अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी शुगर बहुत अच्छे कंट्रोल में है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो दिन में या हफ्ते में एक बार भी चेक कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार, कभी दोपहर में चेक कर लिए, कभी शाम में चेक कर लिए। लेकिन कुछ पेशेंट जिनको हमें पता है कि ये हाई रिस्क पर है और इनकी शुगर बहुत कम होने का चांस है या बढ़ने का चांस है, तो कुछ जगह है जहां शुगर चेक करना है। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब फास्ट आप रख लेते हैं, सुबह में जनरली 5 से 6 बजे का टाइम जो है लास्ट टाइम रहता है, उसके बाद आप जो है वो 9-10 बजे एक शुगर चेक कर सकते हैं। आफ्टरनून में आप एक बार शुगर चेक कर सकते हैं 2 से 3 बजे के टाइम, जहां हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस है, और एक इवनिंग में भी शुगर चेक कर सकते हैं 5-6 बजे के टाइम, क्योंकि वहां पर भी हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस है। और एक शुगर रात में करने का हम इसलिए बोलते हैं कि जनरली इफ्तार में जो है वो बहुत ज्यादा खाने में आ जाता है, तो रात में हाइपरग्लाइसेमिया के चांसेस ज्यादा है शुगर बढ़ने का। तो जनरली रात में खाने के आप 2 घंटे के बाद की भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम्स है जहां पर आप चेक कर सकते हैं। सभी टाइम नहीं करना है, लेकिन किसी दिन आफ्टरनून में किए तो 2-4 दिन के बाद इवनिंग में कर लिए, तो आप ऐसा करके आप जो है नजर रख सकते हैं कि आपकी कहाँ कम हो रही है, कहाँ बढ़ रही है, और उस हिसाब से मेडिसिन का डोज आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। सर, हमको आप ये बताइए कि अब सर ने जैसे बताया कि भाई जिनको रिस्क है सब, तो रिस्क को कैसे मतलब कैसे पता चलेगा मेरी शुगर बढ़ रही है या कम हो रही, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम्स है और हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम्स है। जी, ये फास्टिंग के सीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ये जानना कि हम यहाँ हमारी शुगर हाई हो रही है या लो हो रही है, और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है हाइपोग्लाइसेमिया, जिसके सिम्टम्स हमें पता होने बहुत जरूरी है। और दोनों सिचुएशन में फास्टिंग डिसकंटिन्यू करना होता है, अगर ऐसा नहीं करते तो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है कि ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल जो है 70 के नीचे अगर चला जाए, या फिर ऐसे कुछ सिम्टम्स आए जो शुगर कम होने के, जैसे कि
एकदम से पसीना आना, जान घबराना, बेचैनी, हम्म, पेट में एकदम से एकदम अंगार होना या फिर भूख लगना जोरों से, हम्म, हेडेक सडनली, हम्म, और कभी कभी तो पेशेंट थोड़े से डिसोरिएंटेड भी हो जाते हैं, उनको हाँ, समझ नहीं हाँ। आता है कि वो क्या कर रहे हैं, समझ ना। और अगर ये सिम्टम्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं होते, वो अवॉइड करते हैं बार बार, तो इसमें पेशेंट सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में जाके सीवियर कोमा में भी जा सकता है। बेहोश ओके। भी हो सकते हैं। उसके लिए इमरजेंसी एडमिशन करना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि हाइपरग्लाइसीमिया, जो ग्लूकोज लेवल आपका परसिस्टेंटली 300 के ऊपर जाना, खास करके जो हेवी मील होता है इवनिंग में लेते हैं, जिसमें काफ़ी स्वीट इंटेक या डीप फ्राइड थिंग्स, और जो लिक्विड फॉर्म में जो शुगर रहता है, जैसे मिल्क शेक हो गया, जूसेस हो गए, तो उससे इवनिंग में काफ़ी शुगर शूट या 300 के ऊपर जाने का चांसेस रहता है। तो उसमें बार बार यूरिन होना, गला सूखना, या फिर घड़ी घड़ी यूरिन में जाना, या प्यास बहुत लगना, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। और बाद में नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़, थकान भी महसूस होती थकान है बहुत। दिन ओके। भर, और खाना खाने के बाद भी थकान नहीं जा रही है। तो हम्म। ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज हाई रहने की वजह से होते हैं। और शायद ज्यादा शुगर के वजह से जी। बाद में ज्यादा यूरिन होता, और जी। फिर फास्टिंग में पानी भी नहीं पीते, फिर वो जी। अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन को ऐड करता है, Dehydration तो हो वो जाता एक और एक तो कॉम्प्लिकेशन पानी भी नहीं पी सकते, तो ये। ओके। और तीसरी बात ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन जो होता है, जिसे हमें ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हाँ, हैं, हाँ, वो हाँ। ज्यादा डेंजरस है, जो क्योंकि उससे हमारे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो जो अप डाउन जो हो रहा है, कभी लो कभी लो, कभी हाई, फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। ओके। वेरिएबिलिटी ये अपने कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती है। एक बात मैं ऐड करूंगा, सर ने जैसा बताया कि 70 के नीचे जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डे के टाइम में अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर 70 के नीचे अगर जाती है, तो उसे बिल्कुल फास्ट ब्रेक करने का जी। जो है ना वो परमिशन दी हुई है। हाँ। तो अगर कभी भी ब्लड शुगर आपकी 70 के नीचे आई है किसी भी टाइम, स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग, हाँ, तो इसका मतलब है कि दिन में और शुगर लो लो हो की chances सकती है, है। फिर वो और तो आपको कॉम्प्लिकेट जैसे ही आपकी शुगर 70 के नीचे जाती है, तो आपके लिए बेटर है कि आप रोजा खोल ले। इसमें जो है ना कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कंप्लीट ही करना है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपको, जी। और ये जो पॉइंट्स है, ये एक्चुअली जो इस्लामिक स्कॉलर्स है और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, इनका कोलैबोरेशन करके गाइडलाइंस बनाई हुई है। हाँ। तो वो गाइडलाइंस में ये दिया हुआ है कि आप बिल्कुल रोजा खोल हाँ, सकते क्योंकि फिर वैसे भी सीरियस हो जाएगा, हो जाएगा, तो और फिर आपको- घर वाले भी परेशान हो हाँ। जाएंगे आपके साथ साथ, Actually उनका भी दूसरों को भी जो है दूसरा का भी रोजा हाँ। ये हो जाएगा। ओके। नहीं, ये अच्छा है कि ये मॉर्निंग शुगर चेक होना बहुत Important. इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब शुगर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स बोलते हैं सर फिर गोली चेंज करके दो, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेशेंट्स को कि आप गोली का क्या चेंजेस करना चाहेंगे, या फिर पेशेंट ने खुद ने करना चाहिए, नहीं सर मैं आधी गोली ले लूंगा, सर मैं तो फिर 2 ही बार खा रहा हूं, तो मैं नाश्ते की और दोपहर की गोली सुबह ही खा लेता हूँ, या फिर उसने अपने डॉक्टर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए एक्चुअली जो नॉर्मल डेज रहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग दिन में 3 मील लेते हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बिल्कुल। और फिर क्या होता है ना, रात में हम डिनर के बाद रात भर भूखे रहते हैं। इसलिए हमारे जो जनरली आप देखे होंगे कि आपकी जो शुगर के डोज रहते हैं मॉर्निंग में ज्यादा रहते हैं, इवनिंग में कम रहते हैं। हाँ, बोलिए। अब रमजान में ये पूरा सर्कैडियन रिदम उल्टी हो जाती है। हाँ, जनरली क्या होता है, रमजान में हम रात भर खाते हैं, हाँ, इवनिंग में अफ्तार होता है, फिर डिनर होता है, और 4-5 घंटे में भी सहरी आ जाती है, हाँ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है। ओके। और अगले दिन आप मॉर्निंग में जब सहरी करेंगे तो उसके बाद 14 आवर्स का आपको गैप है। मतलब जो काम आप आम दिनों में रात में कर रहे थे, रात भर भूखे रहने का, अब आप दिन भर भूखे रह रहे हैं। हाँ, तो इससे और दिन भर काम भी हो रहा काम भी हो रहा है, तो आपकी गोली का डोज उल्टा करना पड़ता है, हम्म। और डोज जनरली कम करना पड़ता है। ओके। तो ये आपको खुद से नहीं करना है, क्योंकि हाँ। एक्चुअली ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट करता है, पेशेंट टू पेशेंट पेशेंट है। और डॉक्टर्स भी जो है जब ये डिसाइड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखकर जो है वो मॉर्निंग में क्या डोज देना, इवनिंग में क्या डोज देना। कुछ मेडिसिन ऐसी रहती है जो मॉर्निंग में नहीं दे सकते, ओके। कुछ मेडिसिन जो है वो सिर्फ इवनिंग में देना है, और कुछ इंसुलिन का डोज जो रहता है, जनरली कुछ पेशेंट इंसुलिन पर रहते हैं, हाँ, तो उनको भी कैसा डोज एडजस्ट करना, ये जो है आपको सिर्फ अपने डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही जो है वो डिसाइड करना है। ओके। डाइटरी चेंजेस अभी एक्चुअली में मतलब बहुत हो जाते हैं डाइटरी चेंजेस, क्योंकि बहुत 3 मील से 2 मील पे आ गए, एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना हो रहा है, तो क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इस पे थोड़ा आप गाइड करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए जनरली क्या होता है ना, 2 मील लेते हैं हम लोग,
मॉर्निंग में एक सहर रहता है, इवनिंग में इफ्तार होता है। अब जब इफ्तार का टाइम आता है जनरली तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, तो शुगर बहुत कम हो जाती है। उसके कारण बहुत लोग जो डायबिटीज रहो या नॉन डायबिटिक रहो बहुत हंग्री हो जाते हैं, बहुत भूख लग जाती है। तो यहाँ अफ्तार में जो है ना बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग होने के चांसेस है। तो ये शाम में अगर ओवर ईटिंग हो गई है तो उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने का, शूट होने का चांसेस है। तो अफ्तार में ऐसे खाना अवॉइड करना है जो बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक बढ़ा दे। जनरली क्या होता है, यहाँ पर शरबत बहुत ज्यादा यूज होता है, समर का सीजन है तो शरबत बहुत जल्दी आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अलावा स्वीट्स, है ना, फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन फ्रूट जूसेस अवॉइड करना है। ओके, ये अभी बहुत कॉमन हो गया है कि फ्रूट जूस हेल्दी है। एक्चुअली फ्रूट जूस सबसे ज्यादा शुगर्स बढ़ाते हैं आपकी। तो इसलिए आपको तो खाना है तो फ्रूट खाओ। आप एक एप्पल लो लेकिन आप एक एप्पल का जूस मत लो। तो आपको जो शाम का अफ्तार है उसमें मीठा, स्वीट्स और डीप फ्राइड फूड्स, ये बहुत कॉमन चलन है कि शाम के टाइम जो है वो पकोड़े, समोसे, भजिए, जंक फूड्स ये बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये तो ना डायबिटीज और ना नॉन डायबिटिक, उन्होंने भी ये अवॉइड करना चाहिए। तो फिर क्या ले सकते हैं आप? जनरली क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हैं कि आप मीठा मत खाओ, आप फ्राइड फूड मत खाओ, तो क्या लेना है? तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डेट पेड़ खजूर से आप जो है वो रोजा खोलो, बिल्कुल, और 100 ग्राम्स के आसपास आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। हाँ। तो आप चाहे सेब है, संतरा है, तरबूज है, खरबूज है, आप अगर दो टुकड़े अगर लेते हैं, जनरली ये ट्रेंड है कि सब पीसेस काट के रखे रहते हैं, तो आप दो पीस ले सकते हैं। और फिर जो है ये तो स्वीट हो गया। अब जनरली लोगों को थोड़ा तेज तीखा खाने की भी आदत रहती है, तो वहां पर आप जो है स्प्राउट्स बना सकते हैं। चने हो गया, चना चाट हो गई, मोट हो गई, बटाने हो गए, तो ये चीजें बनाकर आप बेसन का जो है चीला बना सकते हैं, बेसन रोटी ले सकते हैं। तो ये चीजें आप जो है वो अफ्तार में इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में फिर जो आपकी मेडिसिन रहेंगी, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो शाम का डोज आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये तो हो गया मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन और ये, बट आप मुझे बताइए कि जो रोजमर्रा का काम है, देखो जैसे अभी कोई डायबिटिक है, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, जो कोई ड्राइवर है समझो बस में, कोई कंडक्टर है, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उनका तो काम चलेगा, तो उन्होंने समर में क्या प्रिकॉशन लेना है? दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड एंड दोज जो हाउसवाइफ है घर में भी, क्योंकि समर में घर में भी गर्म ही रहता है। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन काफी कॉमन हो जाता है, और इसी वजह से जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है नॉर्मल या मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी अलाउड है। जो हेवी और इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये चीज़ों पे काफ़ी हाइड्रेशन जो है दिन भर अगर नहीं ले सकते हैं, वो तो हेवी एक्सर्शन उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी या हेवी वर्क होता है वो अवॉइड ही करना चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि हेवी एक्सर्शन करते हैं तो शुगर उसमें लो होने की भी रिस्क रहती है। डिहाइड्रेशन के अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर का भी रिस्क रहता है। तो वो चीज़ों में भी उन्होंने ध्यान रखना है कि जो अर्ली मॉर्निंग का है, उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मील है, जो उन्हें थोड़ा ग्लूकोज जो है उनका लो नहीं होने देगा दिन भर भी, तो वो ऐसा इंटेक उन्होंने खाने में लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मेडिसिन के डोजेस होते हैं, जो इवनिंग में जो नॉर्मल डोज ले सकते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग के मील के वक्त जो डोज है वो 50% कम लेना चाहिए, जैसे खास करके इंसुलिन या फिर सल्फोनिल जो वो तो एज पर उनके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, वो उसी के हिसाब से प्रिकॉशन लेना जरूरी। ये जो आपने लेबर का पूछा है, जो जिनका मेहनती, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाँ। इसलिए जनरली इनको जो है ना, इन्होंने रोजा नहीं रखना चाहिए एक्चुअली। और अगर ये रख रहे हैं तो फिर उनको बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। कि आपको कोशिश करो कि जो आपको जो हीट का टाइम है वहाँ अगर आप रेस्ट करो, या फिर आपके एनवायरनमेंट में कूलर, पंखे ऐसा आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब जो आउटडोर है उनका तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं तो आपकी उसके हिसाब से आपको तो ठंडी जगह काम करना है। ओके, तो टू समराइज, अभी हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की रिस्क पे, जो कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। 80% तक के पेशेंट आसानी से रोजे रख सकते हैं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। जो 20% पेशेंट है उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो शुगर कम होना और शुगर बढ़ जाना। डिहाइड्रेशन इज अनदर कॉम्प्लिकेशन। तो गोलियां जो है और इंसुलिन आपके जो डॉक्टर बताते हैं उस हिसाब से लेना चाहिए। डाइट जो
सर ने, जुबेर सर ने, योगेश सर ने बताया उस हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। और अगर सबसे जरूरी बात कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर पता चलता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और मेडिकल हेल्प लीजिए। उस टाइम पे मेरा रोजा टूट जाएगा या फिर मैं रोजा शाम के बाद जाऊंगी डॉक्टर के पास, तो ऐसा मत कीजिए, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये जो एफर्ट है एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपको पसंद आया होगा। आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपको अगर ऐसे डायबिटीज या दूसरे कोई डिसीज रिलेटेड टॉपिक्स के लिए अगर डिस्कशन या और कोई एजुकेशन के ऊपर हम चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो मुझे वैसा लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।